सौदा में आप सबका स्वागत है। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है आपकी मदद करने के लिए। रजत बॉस, क्रिस सुब्रमण्यम, संदीप जैन और संदीप वागले। अच्छा क्रिस सर, आपकी पिक्स बताइए, कौन से शेयर से वायदा कारोबार में आज ट्रेड करने के लिए आज से? जी, 3 काउंटर चुने जो रिलेटिवली एक स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। एक अदानी एंटरप्राइजेज, इनफैक्ट पूरे ग्रुप की अगर आप बात करें तो काफी स्ट्रेंथ लास्ट डेढ़ में से दिखा रहे हैं। अदानी पोर्ट लीजिए, अदानी पावर लीजिए, इसके एफएनओ के बाहर अदानी ट्रांसमिशन लीजिए, सब में अच्छी खासी एक पॉजिटिव मूवमेंट है। तो डेरिवेटिव्स के लिहाज से एक अदानी एंटरप्राइजेज चुना मैंने, जहां पर एक स्टडी मूवमेंट है मार्केट में और इसमें एक लॉन्ग मिनट भी स्टडी हो रही है। तो 76 का स्टॉप लॉस टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है, 68 का स्टॉप लॉस। सेकंड पिक है आईजीएल, जहां पर वापस एक बढ़त की एक शायद एक चांस है, और यहां पर एक 885 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है, 870 का स्टॉप लॉस। और तीसरा टेक महिंद्रा, परसों के दिन हमने इसमें अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली देखी थी। कल थोड़ा सुस्त कारोबार था, लेकिन हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम्स भी साथ साथ बढ़ रही है, और हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर वापस एक तेजी आ सकती है। 485 का टारगेट पकड़ के खरीदारी की जा सकती है और 468 का स्टॉप लॉस। और लास्ट में एक रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बुल स्प्रेड, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में इनफैक्ट हेवी वेट्स में शायद एक आउट परफॉर्मर यहाँ पर आई थिंक लगभग महीने भर से रही है। तो हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक आउट परफॉर्मेंस जारी रहने की पूरी संभावना है। शॉर्ट कवरिंग के साथ साथ डिलीवरी वॉल्यूम भी बहुत जबरदस्त हुई है। कल ऑलमोस्ट 70% के यहाँ पर डिलीवरी वॉल्यूम देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कि शायद यहाँ पर एक बुलिश बायस है। एक 1100 का एक कॉल का सहारा ले सकते हैं, खरीदारी का माफ कीजिएगा 1040 का कॉल का सहारा ले सकते हैं, जो 29-30 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और 1100 का कॉल बेच के स्ट्राइक का कॉल बेच के चल सकते हैं। नेट कॉस्ट जो है 25 के आसपास आ रहा है, टारगेट 45 और एक स्टॉप लॉस 12। हमारा मानना है कि शायद नियर टर्म में आउट परफॉर्मेंस जारी रहने की पूरी संभावना है। चलिए, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज वागले साहब को भी पसंद है और हमारे एक्सपर्ट क्रिस को भी पसंद है। यहाँ पर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी दे दूं आपको, सीएनबीसी आवाज जो चैनल आप देख रहे हैं, इसका स्वामित्व टीवी 18 और नेटवर्क 18 के पास है और रिलायंस उनको ओन करता है। तो ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रिलायंस में आज लेकिन तेजी देखने को मिल सकती है, और कल भी बाजार को संभालने का काम इस स्टॉक ने किया था। आज ऑयल एंड गैस स्टॉक्स अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं, ओएमसीज में भी तेजी देखने को मिल सकती है। आप देखिए कच्चे तेल में जिस तरह से 2 दिनों से गिरावट देखने को मिली है, कल ओवर सप्लाई के रिपोर्ट्स पर जो अमेरिका में आई प्रेशर देखने को मिला, और आज पेट्रोल डीजल की देर रात समीक्षा होने वाली है। एक्सपेक्टेशंस है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं। एविएशन कंपनियों के लिए खराब खबर होगी, लेकिन ऑयल एंड गैस सेक्टर के लिए अच्छी। और आईजीएल, इस पर वागले साहब आप भी बुलिश हैं, पेट्रोल डीजल अगर महंगा होगा तो लोग सीएनजी के ऊपर ज्यादा स्विच करेंगे, एक ये लॉजिक भी है। ये बताइए आईजीएल आपको कितना अच्छा लगता है? आई थिंक कल के मार्केट में भी जिस तरह से क्लोज हुआ है 870 का कुछ बंद है, मुझे लगता है ये 900-910 की तरफ इमीडिएटली, मतलब अगले कुछ दिनों में जा सकता है। वीकली मंथली पैटर्न तो बहुत ही बुलिश है, कोई भी डिक्लाइन पे करेक्शन पे लिया जा सकता है। मेरा 1000-1050 का टारगेट होगा अगले 3 से 6 महीने का, तो व्यू पॉजिटिव है। ओके, पॉजिटिव व्यू के साथ यहाँ पर ट्रेड करें, लेकिन एक और स्पेस जहाँ पर एक्शन हो सकता है वो है ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयरों की, उस पर भी राय लेंगे। लेकिन उससे पहले चूंकि प्री ओपनिंग सेशन में शुरुआत हो चुकी है भारतीय बाजारों की, बता दूं कैसी शुरुआत करते दिख रहे हैं। एशिया का हाल बुरा है और रुपया खुला 35 पैसा नीचे खुला है, तो काफी तेज गिरावट हुई है। 67.76 करेंसी मार्केट ने खराब रिएक्शन दिया है, पता होने के बावजूद कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी, लेकिन आगे की जो कमेंट्री है जनरल की वो मुश्किल भरी दिख रही है। लगता है दुनिया भर के बाजारों का जो रिएक्शन है वो करेंसी मार्केट में भी दिख रहा है। करेंसी मार्केट में आगे क्या लेवल अहम है वो हम आपको थोड़ी देर में बताने वाले हैं। करेंसी एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे कि भाई इसका क्या मतलब निकाला जाए जो आज करेंसी मार्केट में कमजोरी हुई। लेकिन इससे पहले तब तक एक काम करते हैं, संदीप जैन साहब से हमने 2 स्टॉक तो पूछे थे उनकी पिक्स के तौर पर, कुछ और स्टॉक्स हैं उनकी लिस्ट में। संदीप जी बताएं, कहां खरीदारी के मौके हैं आपको? चाय चीनी चावल में थोड़ी तेजी दिखी थी रिसेंटली, और मुझे ऐसा लगता है एलटी फूड्स अच्छा लगता है मुझे इस सेक्टर में, और रेन इंडस्ट्रीज जो कि काफी अंडरवैल्यूड स्टॉक, और मुझे ऐसा लगता है वहां पे भी चाल आ सकती है। और एक पोकरना जो कि ओजीएल की एक बहुत बड़ी न्यूज थी ओपन जनरल लाइसेंस की, और मार्बल और ग्रेनाइट सेक्टर के लिए, तो ओवरऑल मुझे लगता है कि उसका बड़ा बेनिफिशियरी ये स्टॉक है। हालांकि बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है, बट ये स्टॉक में बिल्कुल वैल्यू दिखती है, यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं। ऑलराइट, तो इन कंपनियों पर रखिए नजर। लेकिन जैसा कि हम आपको अभी भी बता रहे थे कि आज देर रात पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा होनी है, हर 15 और 30 तारीख को होती है, तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी तेजी बन सकती है। कोई स्टॉक देखकर वागले साहब जो आपको लगता हो चार्ट में लॉन्ग किया जा सके?
चार्ट में साइडवेज है। बिटवीन द थ्री आई वुड गो विद अ बीपीसीएल। अगर ये 633 का एक रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करता है, करंटली 621 का क्लोज है, आई थिंक फिर वो 650 660 तक जा सकता है। ओके, तो ये है राय आपके लिए। एचपीवी आईओसी देखेंगे। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो कच्चे तेल में तो कमी हुई, लेकिन साथ में रुपया कमजोर होता दिख रहा, तो मामला दोनों बराबरी का होता। अब आज देखना ही होगा कि आज 15 तारीख, हाँ 15 तारीख से याद आया, आज तो एडवांस टैक्स का भी दिन है, तो नंबर आने लगेंगे। इस बार के एडवांस टैक्स नंबर बड़े दमदार होंगे। बहुत लोगों ने 8 नवंबर के बाद तगली सेल्स दिखाई है, तो देखना होगा कि इस बार सरकार की झोली में कितना बड़ा पैसा आता है। आएगा तो बड़ा, ये बात पक्की है। लेकिन ये देखते हैं, तब तक एक बार फटाफट हम रुपए पर नजर डाल लें कि कैसा हाल है इस वक्त करेंसी मार्केट का। और 67.83, 40 पैसे का नुकसान। अभिषेक गोयन का आईएफए ग्लोबल के हमारे साथ है इस वक्त फोन लाइन पर। अभिषेक जी, ये तो गिर गया रुपया आज। अंदाजा था कि पॉलिसी ऐसी आएगी, उसके बावजूद इतनी तेज गिरावट हो रही, क्या किया जाए? क्या लेवल्स हैं अहम वाले आपकी नजर में? देखिए 67, 20, 30 का जो लेवल था वो काफी इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, और अब जो कि वो सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर बढ़ रहा है और चारों तरफ डॉलर में तेजी है। इंडेक्स वगैरह बढ़ गए हैं, 10 ईयर यील्ड्स बढ़ गए हैं, जापानीज येन भी 117 प्लस आ गया। तो उस हिसाब से रुपए में भी थोड़ी सी वीकनेस तो रहेगी। तो आने वाले समय पे 68 के ऊपर देख सकते हैं। अगर आज मोमेंटम बरकरार रहा, सेलिंग नहीं आई, तो मेरे ख्याल से 1-2 दिनों में 68 प्लस लेवल्स तो हम देख सकते हैं। और डॉलर इंडेक्स, अभिषेक ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि 103-4 तक आराम से जा सकता है, 102 के तो पार निकल गया, इसके लिए क्या टारगेट है अगले? डॉलर इंडेक्स पे 2017 में काफी बुलिश है हम लोग। अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई डॉलर इंडेक्स पे और भी तेजी रहेगी। मेरे ख्याल से बीच में छोटी छोटी रिट्रेसमेंट रहेगी, बट 105, 106 लेवल्स भी संभव है डॉलर इंडेक्स, बिकॉज यूरो भी अब 1.05 के लेवल्स कल एक बार तोड़ दिया है। जापानीज येन ऑलरेडी 117-18 पे चली गई, तो मेरे ख्याल से इंडेक्स 120-122 जापानीज येन और यूरो करीब 1.01, 1.02 नजर आएंगे। मेरे ख्याल से हमें इंडेक्स में भी 105 नजर आ जाएगा। ओके, तो ये मामला डॉलर इंडेक्स का थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। अभिषेक जी कह रहे हैं 105 तक हो जाएगा। 105? अभिषेक जी, हाँ ये बताइए, 105 तक अगर डॉलर इंडेक्स हो गया तो रुपया क्या हो जाएगा सर? 70? असल में क्या हो रहा है कि अनिल जी, रुपया किसी न किसी कारण से रुका हुआ है। अदरवाइज हिस्टोरिकली हमने हमेशा देखा है कि रुपया में भी बड़ी। बताओ ना किस कारण से रुका हुआ है? क्या डिमोनेटाइजेशन की कोई ऐसा कोई इंडिकेशन दे रहे हैं आप? देखिए, इस समय जो मेरे को लगता है कि जो सबसे पॉजिटिव रुपया के लिए गया है कि आरबीआई ने रेट कट नहीं किया। अगर आरबीआई रेट कट कर देता तो रुपया आज 68.5 के ऊपर होता, बट जो कि रेट कट नहीं हुआ तो उस कारण से 10 ईयर ऊपर बढ़ गया 6.2 से 6.4। थोड़ी सी बेनिफिट रुपए को मिल गई। कहीं ना कहीं आरबीआई जब भी मार्केट ऊपर जा रहा है तो वहां पर आरबीआई की सेलिंग आ रही है मार्केट में। तो आपको लग रहा है 70 के लेवल पर आरबीआई सपोर्ट देने की कोशिश करेगा, इसके नीचे इतनी आसानी से जाएगा नहीं रुपया फिर? तो आरबीआई बीच बीच में इंटरव्यू करता रहेगा। ऐसा लग रहा है कि उनकी पॉलिसी में रुपया कुछ ज्यादा वीक होना देना चाहते नहीं है। कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ गया कि हमारे एक्सपोर्ट्स भी जो है उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर रुपया वीक गया तो। और साथ साथ में आपकी ऑयल प्राइसेस बढ़े जा रही है, तो वहां पर आपको इम्पोर्ट बिल भी कम करना है। तो उस हिसाब से वो बहुत ज्यादा वीक होने दे नहीं रहे रुपए को। बट अगर ग्लोबल फैक्टर में स्ट्रेंथ रहेगा तो बहुत तेजी भी नहीं आएगी रुपये में। तो मेरे ख्याल से हम लोग जो रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो अगले 6 महीने का वो है करीब 67 से लेके 70-50 तक। ओके, रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक बात है सर। चलिए, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त रुपए पर। इंटरेस्टिंग, 105 तक डॉलर इंडेक्स हो सकता है, ये कह रहे हैं अभिषेक जी, और 105 तक डॉलर इंडेक्स हुआ तो दिक्कत की बात है। दिक्कत है, 70 तक पहुंचेगा। चलिए, दिक्कत छोड़िए, ट्रेडिंग के मौके ढूंढिए। देख लेते हैं स्टॉक 2020 का अपडेट। मेरी पूरी टीम पर नजर रखिए। देखिए, ग्लोबल स्टोरीज को आज आपको अवॉइड करना चाहिए, डोमेस्टिक स्टोरीज के ऊपर बुलिश होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बाजार कमजोर खुले लेकिन उसके बाद रिकवरी आ जाए। डाउ फ्यूचर में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो एडलैब्स को टीम में शामिल किया है। अब छुट्टियों का सीजन, विंटर हॉलीडेज शुरू होने वाली हैं, तो यहाँ पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। नई मूवीज की रिलीजेस अब लाइंड अप है इस साल के लिए भी, और अगले साल की शुरुआत में भी तो मुक्ता आर्ट्स में तेजी देखने को मिल सकती है। गीतांजलि के अच्छे नंबर्स के बाद टीवीजी में भी रैली देखने को मिलेगी। फेस्टिवल
डिमांड का भी फायदा होगा और 8 तारीख के बाद जो इन्होंने बिक्री करी है उसके नंबर्स भी आएंगे, तो तीसरी तिमाही के नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। टाइमेक्स के भी तीसरी तिमाही के नंबर्स इसी के चलते अच्छे आएंगे। साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतें जिस तरह से आज बढ़ने वाली हैं, इसके चलते सीएनजी के दाम काफी सस्ते रहेंगे, तो एवरेस्ट कैंटो सिलेंडर्स जैसी कंपनियों को होगा फायदा। डिपेंडेबल का दर्जा में सेलेक्टर्स ने डेक्कन गोल्ड माइन को दिया है। एनआईआईटी एपटेक एक और रिसेशन प्रूफ स्टॉक, जिस तरह से कल आपको लिकर शेयर बताए थे, आज ये एजुकेशन वाले शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखा सकते हैं। फ्रीट का दर्जा में सेलेक्टर्स ने शिपिंग एसआर शिपिंग को दिया है और सीमैक भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। तो पोर्ट्स के अलावा शिपिंग सेक्टर एक और ऐसा सेक्टर है जो सेक्टर ऑफ द डे रह सकता है। मेरी टीम में भी आप देखें खबरों के आधार पर पूरा फोकस है। नेक्टर लाइफ साइंसेज और बहुत अच्छे नतीजे हैं। ऑल कार्गो में बायबैक की खबर है। सिप्ला फंड रेज का प्लान कर रहा, वहीं जेट एयरवेज ने शॉर्ट करी है क्योंकि एटीएफ के दाम बढ़ने वाले हैं। एसएचकेएल का प्रमोटर ने करीब 1% स्टेक खरीदा है। अडानी पोर्ट और गुजरात पिपावाव पोर्ट, 2 पोर्ट के स्टॉक हमने भी शामिल किए क्योंकि पोर्ट के सेक्टर के लिए बहुत अच्छी खबर आई है बाजार से निकल के। गीतांजलि जेम्स बहुत ही उम्दा नतीजे और साथ ही अपनी डायमंड यूनिट को 650 करोड़ के आईपीओ के जरिए लिस्ट करने की बात है, तो वैल्यू अनलॉकिंग यहाँ पे होगी। जयश्री टीम में खरीदारी करिए क्योंकि चाय की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इन्वेंट्री गेन इसको होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पोर्ट शेयरों में होगी जमकर तेजी। नीरज ने देखिए फ्री हिट भी पोर्ट सेक्टर से लिया है, आखिरी का शेयर भी डिपेंडेबल भी पोर्ट सेक्टर से लिया है और खबरें भी कल काफी जबरदस्त आई हैं। संदीप जैन साहब भी कह रहे हैं कि जी शिपिंग उनको पसंद है। जैन साहब, ये कितनी बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि देखिए शिपिंग मिनिस्ट्री ने खुद ये नया एक्ट तैयार किया, मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट में इसे देख रहा था। वो कह रहे हैं कि अब पोर्ट्स जो हैं वो खुद ही अपना किराया भी तय कर पाएंगे और जो उनके पास जमीन पड़ी है उसको लीज पर भी 40 साल की 20 साल की दे पाएंगे। तो पोर्ट कंपनियों के लिए बहुत बड़ी राहत है क्या? अच्छा, आपको कौन सा पोर्ट सबसे अच्छा लगता है? लिस्टेड स्पेस में तो 2 हैं, अडानी पोर्ट पर ज्यादा बुलिश हैं या जो नीरज ने दूसरा बताया था गुजरात पिपावाव पोर्ट, ये अच्छा लगता है आपको? देखिए, न्यूज तो काफी पॉजिटिव और काफी प्रैक्टिकल न्यूज है। इनफैक्ट कहीं ना कहीं जो प्राइसिंग का एक पावर देते तो सर्टेनली बेनिफिट तो मिलता ही है, जो हम ओएमसीज में भी देख रहे हैं जब से ये हुआ है और ओएमसीज ने किस तरीके से परफॉर्म किया और जो मोनेटाइज करने की बात कही है, लीज पे देने की पास वाली लैंड, तो ये भी काफी पॉजिटिव है क्योंकि उसकी डिमांड निकलेगी सर्टेनली पोर्ट्स के पास वाली जमीनों की। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोर्ट्स वाले स्टॉक्स के लिए सर्टेनली अच्छी न्यूज है एंड अडानी पोर्ट कैन सर्टेनली बी सीन। इनफैक्ट काफी वॉलेटाइल स्टॉक है बट स्टिल देखा जा सकता है गुजरात पिपावाव के लिए भी ये काफी पॉजिटिव न्यूज है। इनफैक्ट नीरज जी ने दिया ही है अपने 2020 में और ओवरऑल शिपिंग के लिए भी ये पॉजिटिव है। जी शिपिंग है और इवन एससीआई को भी देखा जा सकता है क्योंकि डाउनसाइड रिस्क शिपिंग कॉर्पोरेशन में बहुत ज्यादा दिखती नहीं है और पीएसयू स्टॉक्स वैसे ही काफी दिनों से मैं चर्चा कर रहा हूं इस सेक्टर को लेकर क्योंकि सरकार सर्टेनली पीएसयू स्टॉक्स पे ध्यान भी दे रही है और डीमोनेटाइजेशन का कहीं ना कहीं बड़ा बेनिफिशियरी पीएसयू सेक्टर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 स्टॉक पे ध्यान दे सकते हैं शिपिंग में। ओके, शिपिंग स्टॉक्स पर ध्यान दें, ये राय है इस वक्त जैन साहब की। सिप्ला ये एक और स्टॉक है जिसमें एक्शन हो सकता है, 19 तारीख को होने वाली है बैठक, बोर्ड बैठक, और इक्विटी रेज करने पर विचार किया जाएगा, या तो इक्विटी इशू होगा या फिर एडीआर जीडीआर किया जाएगा, ऐसा हो सकता है। सर, सिप्ला कैसे ट्रेड किया जाए, लॉन्ग या शॉर्ट? 580, 585 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो मुझे इजीली पार होते हुए नहीं लगता है ऑन द अपसाइड। ऑन द डाउन साइड 560, 555, तो एक रेंज में 20-25 रुपए के उससे। ये सिप्ला का सवाल इतना मुश्किल था, दोनों को आवाज नहीं पूछी मेरी। मुझे वो चॉइस नहीं है। सन और औरों पर भी लगे हाथ पूछे क्योंकि यूएस में जो ड्रग प्राइसिंग वाला मामला चल रहा है ना, जहां पर लोग कह रहे हैं कि जी इन लोगों ने सांठ-गांठ करके कीमतें बढ़ा ली हैं, उसमें डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने दरअसल अपनी कुछ टिप्पणियां दी हैं। एक अनलिस्टेड कंपनी है हेरिटेज फार्मा, तो पुणे की कंपनी है और एक्ने की दवा बनाती है, मुहासों की दवा, तो उसके ऊपर कहा है कि इन्होंने दाम वाम बढ़ाए हैं। ये बताइए, ये वाला जो प्रोब वाला मामला है लंबा खिंचता जा रहा है और खराब खबरें आती रहती हैं सुबह सुबह, तो आईटी कंपनियों के लिए तो जरूर थोड़ा अच्छा है बिटवीन आईटी एंड फार्मा। आपको फार्मा ज्यादा कमजोर लगता है क्या? इन दोनों के चार्ट देखकर भी बताइए, ये कैसे लगते हैं? नहीं, आईटी तो स्ट्रांग है। आईटी अच्छा है, फार्मा कमजोर है। कमजोर है और औरो फार्मा एज अ ट्रेड हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और मुझे लगता है ये 680, 690 तक नीचे में जा सकता है। आई थिंक 702, 705 अनदर एक 2-3% का ट्रेडिंग डाउन साइड है। मुझे लगता है दोनों सन फार्मा और औरो फार्मा थोड़ा ट्रेडिंग डाउन साइड दिखाएंगे अगले कुछ दिनों में। ओके,
अरे रजत सर, ये जरा देखिए, ट्री हाउस 113 ब्रांच इन्होंने बंद की है, बोल रहे कि भाई पैसे ही नहीं है, कैश क्रंच है ये डिमोनेटाइजेशन के बाद। और ये इंटरेस्टिंग है, पैसे नहीं होने की वजह से बंद किया, बिजनेस कम है, वो तो भगवान जाने, लेकिन कह तो ये रहे कि पैसे नहीं है। कितना गिरेगा ये शेयर ट्री हाउस एजुकेशन? ये तो ऑलरेडी काफी गिर चुके हैं। ट्री हाउस एजुकेशन मेरे ख्याल से इसमें इस काउंटर में कोई ट्रेड करता है क्या? इसमें तो कोई ये अपना 50 डे मूविंग एवरेज के थोड़ी सी नीचे है और 89 डे तक उछल के जाता है, फिर नीचे आ जाता है, ऐसा ही चलता है। इसमें अभी नीचे अब बोलेंगे तो ये जो पुरानी लो बनाया था कुछ दिन पहले, नवंबर में एक लो बनाया था 24 रुपया 50 पैसा, ये 30 का लेवल तोड़ के नीचे जाना शुरू करे तो 24-50 का जो लेवल है वो भी टेस्ट कर सकता है। इसमें और क्या होगा, कुछ नहीं होता है। हम एजुकेशन स्टॉक में कभी रुचि नहीं लगता है, क्योंकि कोर एजुकेशन और उसके पहले शायद एडुकॉम, उसका जो हालत देखा उसके बाद में नया चीज है, बहुत कुछ होने वाला है, ये स्टोरी सुनते सुनते थक गए हैं। ये नई एजुकेशन की वजह अपने पुराने स्कूल वाले ठीक है भाई, जो अनलिस्टेड है, मतलब वाकई में इन शेयरों में बड़ी कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बड़े बड़े क्वेश्चन है, छोटे मोटे नहीं, बहुत बड़े बड़े सवाल है। और केवल ऑपरेटर जो है वो इस शेयर को, ट्री हाउस को ट्रेड करते हैं। तो सर रजत जी, जो आप कह रहे थे कि कौन ट्रेड करता है, तो उसका जवाब तो यही है, कुछ ऑपरेटर्स ही ट्रेड करते हैं। यानी क्या वेल्थ इरोड की है इस कंपनी ने, ट्री हाउस ने? जबरदस्त, सारे इवन एडुकॉम देखो, ये देखो 4 डिजिट पे चलता था, बाय द वे ये ट्री हाउस भी अभी चला है, जबकि राकेश जी बोर्ड पे चेयरमैन होने के बावजूद उसके बाद ये हाल है उनका, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है वक्त है कि। सबसे बड़ी बात है कि मैं पिछले 5-7 सालों से ये लगातार सुन रहा हूँ कि 2 सेक्टर हिंदुस्तान में अगले 10 सालों के लिए, वो है फार्मा यानी हेल्थ केयर और एजुकेशन। तो फार्मा तो ठीक है, जो परफॉर्मेंस आ रही वो भी हमारी वजह से नहीं आ रही, बाहर की वजह से आ रही, और एजुकेशन वाला जो सेक्टर है उसने कभी पैसे लोगों को बना के दिए। चलिए शुरुआत करते हैं भारतीय बाजारों की। क्या है रुझान? 100 अंक नीचे सेंसेक्स दिख रहा है, निफ्टी ज्यादा नीचे दिख रहा है, 55 अंक नीचे, 8125 के लेवल के आसपास खुला। हम कह रहे थे ना आपको 8100, 8125 वो रेंज है, लेकिन एक संकेत बहुत साफ है जो बता दूं कि 8150 के नीचे खुलेगा, और 8150 के नीचे अब आप अगले 5-10 मिनट रहें तो फिर आपको तेजी में नहीं रहना चाहिए, ये एक संकेत साफ दिखता है। पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती है सेंसेक्स और निफ्टी पर। 133 अंकों का नुकसान सेंसेक्स में, 150 अंक नीचे सेंसेक्स, 57 अंकों का नुकसान निफ्टी में होता हुआ दिख रहा है। तो तेज गिरावट के साथ शुरुआत, आधा से 0.5% का नुकसान दिग्गजों में, 0.5% नीचे है मिड कैप इंडेक्स, बैंक निफ्टी बेहद इंटरेस्टिंग है, बैंक निफ्टी लाइव 18,150, ये बहुत अहमियत वाला लेवल है जहां पर बैंक निफ्टी आ गया। तो बैंक निफ्टी को रुकना तो यही है, और अगर गिरना है यहां से तो फिर बड़े नए लेवल्स नीचे की तरफ खुलते हुए दिखेंगे, जो वागले साहब बताएंगे अब थोड़ी देर में चार्ट पर। लेकिन बैंक निफ्टी बेहद अहम और इंटरेस्टिंग लेवल पर। कमजोर क्या है? ओरो फार्मा, सन फार्मा, जिसका जिक्र हेमंत कर रहे थे, सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में वो आगे हैं। टाटा मोटर्स जी ये नीचे है, आईटीसी कमजोर है, हिंडाल्को कमजोर है, तो ये तमाम शेयर दबाव बनाते हुए। अच्छा, अदानी पोर्ट ही एकमात्र स्टॉक डंग का जो मजबूत है 1.25%, और सिप्ला 0.5% मजबूत है। ये शुरुआती कारोबार में आपको दिखेगा सेंसेक्स और निफ्टी में। आइए वायदा कारोबार की तरफ। टॉप लूजर्स मिड कैप बैंक, सिंडिकेट, यूनियन, ओबीसी, पीएनबी, ये तमाम बैंक्स कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। इनके अलावा M&M फाइनेंस, DHFL, ये एनबीएफसी कमजोर हो रही है। मजबूत क्या है, कोई खास है? आईबुल रियल सिर्फ 1% ऊपर, अदानी पोर्ट 1% ऊपर। बाजार स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं 8,125 के पहले लेवल पर, 55 अंक नीचे सेंसेक्स निफ्टी है, सेंसेक्स 200 अंक नीचे, और बैंक निफ्टी ने भी 18,150 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की है। बिल्कुल, और एचसीएल टेक का जो वागले साहब कह रहे थे खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल भी रही है। एफएनओ में अब ये सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला शेयर हो गया है। अडानी पोर्ट और एचसीएल टेक में विवाद है कि कौन ज्यादा तेज चलेगा, ये बताइए। एचसीएल टेक अभी खरीद लिया जाए, इस भाव पर अच्छी तेजी बन सकती है? हेमंत, कल के हाई को क्रॉस किया है, एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है, और ये मार्केट में करना इजी नहीं है। तो मैं समझता हूं ये 845 तक हमको इंट्राडे ये मूव दे सकता है। एफएनओ में दिसंबर फ्यूचर्स में 823 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 7 रुपए का रिस्क लीजिए, 15 से 17-18 रुपए अपसाइड। बाजार कमजोर है, लेकिन देखिए अडानी पोर्ट
गुजरात पिपावाव 4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। तो पोर्ट वाले शेयर जो हम आपसे कह भी रहे थे सुबह से कि अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। इसके अलावा शिपिंग सेक्टर देखिए, एसआर शिपिंग में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एससीआई जो हमारे एक्सपर्ट कह रहे थे वो मजबूत है। सीमैक में तेजी देखी जा रही है। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में ऑल कार्गो के अच्छे नंबर्स के बाद यहां तेजी, नेक्टर लाइफ साइंसेज के नतीजों के बाद यहां पर बढ़त। मंधाना रिटेल 5% का अपर सर्किट लगना था, देखिए यहां पर लग गया है। राकेश झुनझुनवाला जी ने हिस्सेदारी खरीदी है। ध्यान रखिए ट्रेड टू ट्रेड में अगर आज लेंगे तो पूरा पैसा देकर खरीदना पड़ेगा, लेकिन अब तो सर्किट लग गया है। वॉल्यूम्स काफी कम है अब यहां पर। गीतांजलि जेम्स में अच्छे नतीजों के बाद 7% की तेजी देखने को मिल रही है। टीबीजी भी मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एडलैब जैसे स्टॉक्स भी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे हैं। टीटागढ़ वैगन एक और ऐसी कंपनी जिसके नतीजे कल मार्केट बंद होने के बाद आए, ये भी अच्छे आए, यहां पर भी तेजी देखने को मिल रही है आज के सत्र में। लेकिन अब देखिए कमजोरी कहां पर है। कमजोरी जो है वो एमएनएम फाइनेंशियल, सन फार्मा, औरो फार्मा, यानी ये स्टॉक सबसे ज्यादा कमजोर है। अच्छा, अडानी पोर्ट में भी तेजी यहां की जा सकती है क्या? क्योंकि देखिए अब 2.25% की मजबूती दिखा रहा है। क्या शानदार तेजी यहां पर देखने को मिल रही है आगे साहब? हेमंत, उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, थोड़ा चॉपीनेस होगा, लेकिन व्यू पॉजिटिव होगा। 285 का थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस होगा और अपसाइड 295, तो रिस्क टू रिवॉर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स इतना क्लियर नहीं है, बट व्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है। व्यू पॉजिटिव है। ये इस वक्त राइस स्टॉक्स हम देखिए वापस से मजबूत होते हुए दिख रहे हैं, अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। देखिए कल की तेजी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एलटी फूड जो रिकमेंड किया था इस कमजोर बाजार में मजबूत है। केआरबीएल, अच्छा मजे की बात देखिए, कल हमने जब सुबह सबसे पहले तो आपने 2020 में टीम में लिया, फिर उसके बाद में बताया भाई कि देखिए प्रोडक्शन खराब हो रहा है और ग्लोबली डिमांड बढ़ेगी। दिन में खबर आ गई, चाइना वाले भी देख रहे हैं, सीएनबीसी आवाज एक्चुअली। आप देखिए लिकर शेयर में भी हमने आइडेंटिफाई किया था, महाराष्ट्र में लिकर के दाम बढ़ गए। और चाइना वाले बोले कि भाई हमने 12 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया है कि ये लोग इनसे हम इंपोर्ट करेंगे। मजे की बात है, चाइना में भी फसल खराब हो रही, फसल तो इंडिया में भी खराब हुई, लेकिन फिर भी चाइना पहले से प्रिपेयर होकर इंपोर्ट करने की कोशिश कर। लेकिन इंडियन कंपनियों को तो फायदा तब होगा जब गल्फ वाले ऊंचे दाम पर इंपोर्ट करेंगे, तो ये इंटरेस्टिंग होगा। कोहिनूर, मैं वही कह रहा हूँ कि इनमें मूव वही होगा जो शुगर वालों में हुआ है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट के मौके देख रहे हैं तो खराब बाजार में ऐसे शेयरों को पकड़ने की कोशिश करें। एक स्टॉक जो कल हम बाद में आइडेंटिफाई हुआ, सेमटेक्स फैशन। ये स्टॉक सेमटेक्स फैशन नाम से ऐसा लगता है टेक्सटाइल स्टॉक है, लेकिन इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है एसएसए इंटरनेशनल। 1700 करोड़ का राइस एक्सपोर्ट करती है और अगर 2% में नाम लाने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बीएससी पे कल मेरे ख्याल से काफी तेजी से भागा था, दिन में ये आइडेंटिफाई हमने आखिरी सौदा में डिस्कस किया। ये नाम तो नहीं है? नहीं, ये तो सेमटेल इंडिया, सेमटेक्स। कल आप थे ना? हाँ बिल्कुल, आखिरी सौदा में डिस्कस किया था। हाँ, मैंने 14 का टारगेट कल दिया था। अच्छा, 14 का दिया तो हासिल हो जाता है सर। आ गया। क्योंकि इसमें 1700 करोड़ का सब्सिडरी है जो सिर्फ राइस एक्सपोर्ट का बिजनेस। 1700 करोड़ का 2% भी बढ़ता है। 80-90 करोड़ का मार्केट कैप भी नहीं है इस कंपनी का। ठीक बात है। 35 करोड़ का प्रॉफिट ऐसे बढ़ जाता है। सबसे बड़ा इंडियन कंपनी को फायदा जो होगा मैं बता दूं, इनके पास स्टॉक कितना पड़ा है ना, इन्वेंट्री गेन ये जबरदस्त भागेगा। तो अभी भी तमाम केआरबीएल, आपने कल कौन सा लिया था? वो कोहिनूर में आज देखिए 5% ऊपर है कोहिनूर, अभी भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ 73 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 83-84। देखो केआरबीएल जो खुशीराम भगतलाल, ये बड़ी पुरानी, बहुत पुरानी ब्रांड है, हम बचपन में खाया करते थे। वो एलटी फूड जो संदीप जी का। संदीप जी अब बताइए आपको इस स्पेस में क्या पसंद है? देखिए ये दावत ही अच्छा लगता है, एलटी फूड्स, और सर्टेनली काफी बड़ा प्लेयर है इस सेगमेंट में। केआरबीएल भी ठीक है, बट चाय चीनी चावल सर्टेनली ये चल रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। चलिए, बने रहना चाहिए इन सारे शेयरों में। आज फिर देखिए ये सेक्टर जो है ऐसे कमजोर बाजार में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अगर आप सोच रहे हैं बाजार बहुत कमजोर है, तो है नहीं। दरअसल आप देखिए मिड कैप इंडेक्स अब किसी भी वक्त लाल निशान से हरे निशान में आने का इंतजार कर रहा है। तो जहां पर खुले वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो हरे निशान में आ चुका है, लीजिए मिड कैप भी आ गया, और निफ्टी में भी निचले स्तरों से क्या स्मार्ट सुधार देखने को मिल रहा है। एसआर शिपिंग 12%, शिपिंग और पोर्ट सेक्टर गुजरात पिपावाव 5% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, और एससीआई भी देखिए अच्छी तेजी दिखा रहा है। टीबीजी 4% की मजबूती दिखा रहा है। ज्वेलरी सेक्टर गीतांजलि जेम्स में 8% की तेजी है। टीबीजी में एक बार देखकर बताइए वागले साहब, ये शेयर कैसा लगता है? क्या और ऊपर जा सकता है? क्योंकि लोग कह रहे हैं देखिए 8 तारीख के बाद लोगों ने ज्वेलरी तो खरीदी तो कच्चे में है, लेकिन ये कंपनियां तो पक्के में सेल्स दिखाने वाली हैं, तो तीसरी तिमाही के नतीजे तो जबरदस्त रहने वाले हैं। क्या ये और ऊपर जा सकता है? हेमंत, बिल्कुल 67-68 का इसका अगला टारगेट होगा।
ओहो 65 बात करते करते निकल गया। लेकिन इसका स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा, जो कि 62.10 का स्टॉप लॉस होगा। तो 7% की तेजी है, देखिए अनिल यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। गीतांजलि जेम्स में जितनी तेजी थी उतनी कैचअप रैली इसने भी दिखा दी है। क्या जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिल रहा है गीतांजलि जेम्स के अलावा टीवीजी में इस समय। बिल्कुल, तो ये जेम्स ज्वेलरी सेक्टर आज का स्टार सेक्टर है राइस के बाद। राइस आपका देखो कोहिनूर तो भागे जा रहा है, ये कोहिनूर हीरा ही है एक्चुअली, 9% ऊपर। एक चीज और है हेमंत, जो आप ये आपने 2 फार्मा स्टॉक कौन से बताए थे, ये जो सन फार्मा और औरोबिंदो फार्मा। एक और फार्मा स्टॉक जो कमजोर है आज देखिए, ग्लेनमार्क। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग खबर में पड़ा, ये दुनिया भर में जो करेंसी की बात हो रही है, हाल ही में वेनेजुएला ने भी अपनी डिमोनेटाइजेशन किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने किया, ठीक है। और उनका भी क्या है, कुछ बोलीवर कुछ ऐसा नाम है वेनेजुएला का। वेनेजुएला की करेंसी से ग्लेनमार्क को, आपको याद है पिछली बार जब वेनेजुएला में ग्लेनमार्क 7-8% गिरा था, तो ग्लेनमार्क का वहां पर बिजनेस, हालांकि उसके बाद ग्लेनमार्क ने मेरे ख्याल से थोड़ा बिजनेस वहां पर कम करने की कोशिश की, लेकिन ग्लेनमार्क के लिए ये बड़ा नेगेटिव है वेनेजुएला में। और दूसरा बड़ा नेगेटिव मैं जो बता रहा हूँ वो बजाज ऑटो के लिए, जो बजाज ऑटो की हम बात कर रहे थे कि आज चलिए बाइक लॉन्च हो रही है, उस वजह से बजाज ऑटो ऊपर है, लेकिन वेनेजुएला से 10% एक्सपोर्ट इनकम बजाज ऑटो की आती है। वेनेजुएला बड़ा मार्केट है, तो लोगों के पास पैसा ही नहीं है खर्च करने के लिए। हमारे जैसा ही हाल है बेसिकली। नहीं, हमारा तो बहुत अच्छा है, हमारे सब सारे सिस्टम में पैसे आ गए। वेनेजुएला में तो हालत नहीं है, लोग है ना ठेले भर भर के पैसे ले जाते हैं, ऐसी हालत है। तो ग्लेनमार्क और बजाज ऑटो, मुझे लगता है ये 2 स्टॉक रडार पर रखने चाहिए अगर मंदी में कहीं करना हो। चार्ट देखकर बताएं वागले साहब, किन लेवल्स पर शॉर्ट बनता है या अभी है शॉर्ट, ग्लेनमार्क और बजाज ऑटो की खबर। ग्लेनमार्क अनिल जी व्यू तो बेरिश है, लेकिन ये इतना ट्रेडिंग के स्टॉक नहीं है, मतलब 880 के नीचे जाएगा ऐसा नहीं लगता है। तो अगर आप बेचते तो भी 880 882 के आसपास कवर करें। बजाज ऑटो की आपने बात की ना, जी हाँ, तो बजाज ऑटो में मैंने जैसे मॉर्निंग में कहा, मेरा व्यू इतना बेरिश नहीं है। ऑन द डाउन साइड सपोर्ट्स काफी नजदीक है, तो मैं थोड़ा वेट करूंगा इसमें। अच्छा, मंधाना रिटेल देखिए 5% की सर्किट पर, और हम कह रहे थे मंधाना इंडस्ट्रीज पर भी जरूर नजर रखिए, ग्रुप कंपनी है। 20% की तेजी परसों, कल 17-18% की तेजी, और आज देखिए फिर से 12% की मजबूती। तो वागले साहब कह रहे थे कि यहां पर मौके हैं, और वागले साहब आपके टारगेट क्या थे मंधाना इंडस्ट्रीज पर? आई थिंक 42-43 के आसपास मैंने बात की थी। आई थिंक वो गैप से जब नीचे खुला था 3-4 महीने पहले, तो वो लेवल 45 का था, तो टिपिकली वो लेवल टेस्ट करने की चांसेस है। 45, ओके। स्टॉक तो मजबूत है, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं कि एक्चुअली लेना हो तो मंदाना रिटेल ही लेना चाहिए। मंदाना इंडस्ट्री के वजह मंदाना रिटेल तो 5% ऊपर ही होगा, वो तो सर्किट टू सर्किट ही चलना। 1.25 लाख शेयरों में सर्किट लग गया सुबह सुबह, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता कुछ काम। लाइन लगा के लोग खड़े होंगे तो बायर सर्किट है, मेरा नंबर कब आएगा। अच्छा, इस बीच ये लॉजिस्टिक कंपनियां मजबूत हो रही है, सिकाल, ओल कार्गो के लिए तो खबर भी थी, ये 195 रुपए का बायबैक अनाउंस किया है नीरज की टीम में अनिल था, ये देखिए वो टीम बोर्ड में 4% ऊपर ये। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं सुपरस्टार, नेक्टर, ओल कार्गो, स्वान एनर्जी और गीतांजलि गुजरात पिपावाव, ये सारे के सारे स्टॉक मजबूत है। और हेमंत की टीम में एसआर शिपिंग होगा सबसे ऊपर, हाँ देखिए 10%, डेक्कन गोल्ड, एडलेब्स, टीबीजी और एवरेस्ट कांटो, ये तमाम शेयर ऊपर है। तो ओल कार्गो पर एक राय ली जाए। रजत, चार्ट देखकर बताएं, ओल कार्गो लॉजिस्टिक खरीदना चाहिए इस लेवल पर या देर हो गई है? देर नहीं हुआ है सर, ये अभी 175 के ऊपर सस्टेन करेगा जब, तब तो अच्छी मूवमेंट आएगा। फिलहाल आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज के दिन दोबारा 175 के आसपास चलने की तैयारी करेगा, और 175 पार करने से फिर 180-81 का आप उम्मीद कर सकते हैं। फिलहाल आपका स्टॉप लॉस 170 के नीचे होना चाहिए। देखिए छोटे मझोले शेयर ही जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और आज के खराब बाजार में भी बड़ी हिम्मत का काम था। नीरज और हमने मिलके केवल और केवल बाय के स्टॉक्स बताए थे, बल्लेबाज ज्यादा थे। और आप देखिए मिड कैप इंडेक्स 1/4% मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। अच्छा, डेक्कन गोल्ड माइन ये एक और ऐसा स्टॉक है जो काफी बड़े मूव्स देता है जब मिड कैप्स में तेजी देखने को मिलती है। वागले साहब, यहाँ पे कोई चार्ट में आपको दिख रहा है खरीदारी होती हुई, या फिर ऊपर जाने के आपको लक्षण लग रहे हैं? व्यू पॉजिटिव है हेमंत, लेकिन स्टॉप लॉस 46 का होगा। करंट प्राइस आई थिंक 51 कुछ है। हाँ, इसका करंट प्राइस है 51। हाँ, तो 46-50 के स्टॉप लॉस से फॉर अ टारगेट ऑफ 56-57, ये पोजिशनल व्यू है 3-4 दिन का। कुछ बड़े बाजार के लोग भी इसके ऊपर बुलिश हैं। आप कुछ दिनों पहले ऐसा डेक्कन गोल्ड, हाँ बिल्कुल है इसमें। रामदेव अग्रवाल साहब, हाँ मेरे ख्याल से उन्होंने शायद उनका व्यू पॉजिटिव है इसमें। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली उन्होंने खरीदा हुआ है नहीं खरीदा हुआ है, लेकिन
जहां तक मेरा आइडिया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, डेक्कन गोल्ड, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं एक्चुअली, लेकिन अच्छी तेजी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। छोटे मझौले शेयर ही देखिए बेहतरीन प्रदर्शन दिखा रहे हैं। आज के दिन अच्छी बढ़त देखी जा रही है। मिड कैप इंडेक्स और के बाद देखिए, अब हम आपसे कह रहे थे सेंसेक्स और निफ्टी पर नजर रखिए। निफ्टी हरे निशान में आ गया है, सेंसेक्स में भी देखिए हरे निशान के साथ कारोबार हो रहा है। क्या स्मार्ट रिकवरी देखने को मिल रही है। रजत बताइए, इस समय अगर निफ्टी पर आपको ट्रेड लेना हो तो क्या तेजी कर लेनी चाहिए? निफ्टी पुल बैक रैली में है, 8,212 के ऊपर सस्टेन करने की पहले मैंने कोई ट्रेड अभी लेना नहीं चाहता हूं। वो सुबह सुबह आपने अगर 8,130-40 जब 40 क्रॉस कर रहा था उस टाइम में 8,120 का स्टॉप लॉस से लिए होते तो अच्छा होता, लेकिन इस बार अभी सिर्फ 16 और 12 28 पॉइंट बच के रह गया है। 8,212 से लेके 8,240 एक तगड़ा सप्लाई जोन है, तो अभी इस लेवल पे हम खरीदारी तो नहीं करेंगे, मोमेंटम कम होने से फिर बेच सकते हैं। ओके, लेकिन मुझे लगता है ये लेवल वाकई में मैं भी रजत से थोड़ा सहमत हूं कि वागले साहब थोड़ा हल्का करने के लेवल आ रहे हैं 8,200 8,225। जब तक 8235 ब्रेक नहीं करता है, मैं स्पॉट के लेवल्स दे रहा हूं। 8235 निफ्टी में तेजी नहीं कर सकते, लेकिन इंट्राडे चार्ट देख के मैं यहाँ पर मंदी करने के भी मूड में नहीं हूँ। जो मॉर्निंग में व्यू था कि इसके नीचे खुलता है तो स्टॉक स्पेसिफिक रुझान, स्टॉक स्पेसिफिक मैं बता दूं आपको 8235 की अहमियत बता दूं, जो क्योंकि मैं तो चार्ट देखता नहीं, 400 आप देखते हैं सर। 8,229 कल का है ये, 8,228 परसों का है ये, 8,230 उसके एक दिन पहले का है, तो पिछले 3 दिन के हाई है 8,225 8,230, तो बेसिकली उसके ऊपर निकलेगा तो मजबूती। तो मेरे ख्याल से जो लोग फंसे हैं उनके लिए शायद थोड़ा मौका बन रहा है कि 8,200 8,225 की रेंज मिले, थोड़ा हल्का करे, बिल्कुल है ना, शायद 10-20 पॉइंट पहले ही कर सकते हैं। हाँ, वापस मौका मिले 8,100 8,125 की रेंज में खरीद लीजिए। ट्रेडिंग रेंज में अटका हुआ है, न ऊपर जाएगा न नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक 8,8160 एंड 8,210 ये रेंज। ये जरा चार्ट देखिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी में क्या हो रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी क्यों भागा है अभी देखिए, टॉप गेनर हो गया एफएनओ का। क्या कुछ एक्शन है, कोई खबर सुनने में आई है? जेएसडब्ल्यू एनर्जी 2.5% ऊपर है जेएसडब्ल्यू एनर्जी। वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट 2.5% बढ़ा है, 7 लाख शेयर का इजाफा हुआ है। कोई ऐसा न्यूज सुनने में नहीं आया, लेकिन वायदा कारोबार का टॉप गेनर हुआ है ये अभी। स्टॉक तो टॉप गेनर होने के पीछे कोई तो रीजन होगा। क्या हो रहा है सर, कुछ चार्ट पर कुछ दिख रहा है आपको? 61 के ऊपर हो गया, बाय कर सकते हैं। अभी 6150 है, वो जो प्रायर हाई था, स्विंग हाई था 29 नवंबर का, 6135 का करंट ट्रेड है। 59 के स्टॉप लॉस है फॉर अ टारगेट ऑफ 66। दो दिन का व्यू है। ओके, तो 2 दिन का व्यू है। स्टॉक पर रखिए नजर, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है यहां पर भी। लेकिन आप देखिए सेंसेक्स निफ्टी थक रहे हैं, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। अडानी पोर्ट 2% ऊपर, HCL टेक जो वागले साहब कहते हैं खरीदारी करनी चाहिए, यहाँ पर तेजी है। KPIT, हेक्सावेयर, ये सारी की सारी मिड कैप IT कंपनियां अच्छा प्रदर्शन दिखा रही हैं। IOC एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। अनिल, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल, ये सारे स्टॉक्स जबरदस्त मजबूती के साथ, और वागले साहब का देखिए अब ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी भी भागना शुरू हुआ है। अदानी पोर्ट आज का टॉप गेनर निफ्टी का अच्छा ट्रेडिंग दिखाता हुआ, ये बहुत मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, तो अच्छा एक्शन। अच्छा, गैस वाले स्टॉक्स देखिए, IGL देखिए 1.5% की मजबूती दिखा रहा है, तो ऑयल एंड गैस स्टॉक्स काफी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए आपको नजर आएंगे। IOC, HPCL, BPCL में तो तेजी देखने को मिल रही है, और हम कह भी रहे थे। और आपको सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगता था वागले साहब इन तीनों में? हेमंत, BPCL की बात मैंने की थी, और 633 के ऊपर की मैंने बात की थी। अभी तक वो ब्रेक हुआ नहीं है, 628 630 पर अटक रहा है, लेकिन जैसे ही 633 ब्रेक होगा मुझे लगता है 650 तक जा सकता है 1 या 2 दिन में। सेमटेक्स, यही वो स्टॉक था जो आप बता रहे थे, सेमटेक्स फैशंस, जो राइस के कारोबार में ये कंपनी। अब देखिए वहां पर सर्किट लग गए हैं, तो छोटे छोटे स्टॉक्स बड़े बड़े उछाल यहाँ पर दे रहे हैं। कोहिनूर फूड्स जो हम जिक्र कर रहे थे, बाजार खुलने के बाद वहां पर भी अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये देखिए 4.5-5 लाख शेयरों का वॉल्यूम और अपर सर्किट लगते हुए। तो चावल वाले स्टॉक्स फैशन है। कोहिनूर में भी कल कितना भागा था? 15% में कल। हाँ, 15%। आज फिर से 7-8%। कल फ्री हिट था। हाँ जी, फ्री हिट सेकंड डे परफॉर्मेंस, सेकंड इनिंग में फ्री हिट की जबरदस्त चल रही, तो जबरदस्त नहीं देखिए। IGL ब्रेक हो रहा है। IGL ब्रेक हो रहा है, तो बताइए सर। ब्रेक मतलब ऊपर के नीचे? ब्रेकआउट नहीं, ब्रेकआउट मतलब ऊपर, ब्रेक डाउन मतलब नीचे। प्रायर स्विंग हाई, आई थिंक मॉर्निंग में हमने IGL की बात की थी। जी हाँ,
880-150 का करंट प्राइस है दिसंबर फ्यूचर्स। थोड़ा लंबा इसका स्टॉप लॉस होगा 875 का, और ऑन द अप साइड मुझे लगता है आज 900 के ऊपर जाना चाहिए, 905 तक वगैरह। जैन साहब, आपकी राय बताइए इस सेक्टर के ऊपर, क्योंकि ओएमसीज में तो तेजी है। अब लोग कह रहे हैं कि अगला सेक्टर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है वो गैस वाली कंपनियां हैं जो रिटेलिंग के कारोबार में है। आईजीएल, दिल्ली एनसीआर, अब तो उससे आगे बढ़ने की भी बातचीत ये कंपनियां कर रही हैं, और माना यह जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो आज बढ़ने वाली हैं देर रात, उसमें 4 से 5 रुपए तक की कीमतें बढ़ सकती हैं पेट्रोल में। तो गैस वाली कंपनियां क्या फोकस में रखनी चाहिए? आप इस लॉजिक से इत्तेफाक रखते हैं? पहला बात। दूसरी बात, आपको सबसे अच्छा क्या लगता है, महानगर गैस जो मुंबई में, महाराष्ट्र में गैस सेवाएं देती है, या फिर दिल्ली एनसीआर में देने वाली आईजीएल? एक और ऑप्शन भी है गुजरात गैस, जो गुजरात में सेवाएं देती है। आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है? तीनों में से वैसे महानगर गैस अच्छा लगता है मुझे, और ओवरऑल ऑयल एंड गैस पे मैं काफी दिनों से काफी बुलिश हूं, और इनफैक्ट रिलायंस भले ही डाउनसाइड आया हो बट रिलायंस ने भी बहुत अच्छी मूव दी है, तो रिलायंस सर्टेनली टॉप पिक्स में से है मेरे। और ओवरऑल महानगर गैस बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगर आप ओएमसीज में देखें तो आईओसी लुक्स बेटर अभी, और मुझे ऐसा लगता है कि भले ही क्रूड काफी तेजी में है, आज थोड़ा मद्दा भी होगा, बट ओवरऑल करीब $60 तक ये जा सकता है। तो सर्टेनली जो ऑयल इंडिया, ओएनजीसी लाइक्स जो ये कंपनियां हैं ये भी अच्छा करेगी। तो ऑयल इंडिया इनफैक्ट पूरे सेक्टर में सेफेस्ट बेट में लगता है, डाउनसाइड बहुत ज्यादा लगती नहीं है, और बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, डिविडेंड यील्ड अच्छा है, और बहुत बड़ी तेजी इस स्टॉक में वैसे नहीं आई है देखा जाए तो ऑयल इंडिया पे ध्यान दे, रिलायंस पे ध्यान दे, और महानगर गैस सर्टेनली। मैं आपको सुन भी रहा था 2020 पे लॉजिक सही है, और जब क्रूड ऑयल बढ़ रहा है और ये सारे पेट्रोल डीजल की प्राइसेस, हालांकि सरकार हो सकता है कि पहले से कुशन बना रखी है तो इतना ज्यादा पास ऑन नहीं करेगी, क्योंकि जो विमुद्रीकरण का ऑलरेडी इंपैक्ट है तो उसकी वजह से पेट्रोल डीजल को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी नहीं, बढ़ा सकती है 4-5 रुपए तक का। मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि नहीं बढ़ाए, और कहीं ना कहीं जो अपना पास्ट में जो उन्होंने कुशन बनाया था उसको यूज करने का समय हो सकता है कि आप थोड़े दिनों में आ जाए। यहाँ पर एक और स्टॉक वागले साहब, अपोलो टायर्स, ये देखिए इस काउंटर में क्या हो रहा है, क्योंकि 10% ओपन इंटरेस्ट जबरदस्त बढ़ रहा है, 8 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, भारी भरकम। और कैश में भी आप देखिए 7 लाख शेयरों का कारोबार, जनरली सुबह सुबह इतना ट्रेड होता नहीं है। और क्लियर ब्रेकआउट है, इनफैक्ट थोड़ा पहले हम स्पॉट करते हैं 199, 200 वो लेवल था, ये अभी 202 ऑलरेडी हो गया, अभी भी ले सकते हैं। 199 का स्टॉप लॉस होगा, 207, 208, शायद 210 का टारगेट आ सकता है। दोनों में से क्या लेना चाहिए, अपोलो या सीएट? नहीं, सवाल ही नहीं, अपोलो क्लियर है, सीएट इतना क्लियर नहीं है। अच्छा, अपोलो में क्या टारगेट बता रहे हैं हम? 207 से 208 इंट्राडे। ओके, अब टायर स्टॉक्स जबरदस्त भाग रहे हैं, 100 पॉइंट ऊपर इस समय निफ्टी, और बैंक निफ्टी देखिए क्या रिकवरी दिखा रहा है, शानदार रिकवरी, सेंचुरी मारी है अभी सेंसेक्स ने। तो 8,200 के अहम लेवल के ऊपर टिकता हुआ दिख रहा है, 8,230 पर नजर रखिए, इसके पार निकले तो फिर मंदी काट लीजिए, फिर तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखेगी, तो वहां पर आप फोकस करके रखिएगा। चलिए, ये है इस वक्त बाजार का रुझान। वक्त है हमारे सभी एक्सपर्ट से विदा देने का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और इस ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब, लेंगे बाजार की आगे की दिशा पर उनकी राय इस ब्रेक के बाद। पूरी दुनिया में एक ही बाजार सबसे दमदार प्रदर्शन करते हुए, वो है हिंदुस्तान के। 8,200 के पार निकला निफ्टी, और 100 अंक ऊपर सेंसेक्स 26,700 के बेहद करीब। निचले स्तर से शानदार रिकवरी हुई है, लगभग 100 पॉइंट रिकवर हुआ है निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 18,150 के अहम लेवल से रिकवर होता हुआ दिख रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बेहतरीन खरीदारी होती दिख रही है। फेड की इस अहम बैठक के बाद खुले तो जोर से नीचे, लेकिन रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, तो उसका क्या मतलब निकाला जाए ये जानने की कोशिश करते हैं बाजार के जाने माने दिग्गज उदयन मुखर्जी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इस वक्त। उदयन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। फेड के डिसीजन को कैसे देखें सर, हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, नियर टर्म के लिए शायद मार्केट ऑलरेडी शॉर्ट हो चुका था कल, और एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद वो जो शॉर्ट थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला होगा कवर करने के लिए, और आप जो बाउंस देख रहे हो वो शायद शॉर्ट कवरिंग का वही बाउंस होगा जो मार्केट कुछ हद तक ये इवेंट को प्राइस इन कर चुका था और उसके लिए तैयारी लेके बैठा था। और जैसे मार्केट 8,180 से 8,220 तक भागा है, वो देख के लग रहा था ये शॉर्ट कवरिंग बाउंस जैसी हो रहा है प्रॉफिट बुकिंग बेयर्स के तरफ से।
मीडियम टर्म के लिए ये बहुत ही सरप्राइजिंग कोई वर्डिक्ट नहीं था फेड से। हमें सबको उम्मीद थी कि 25 बेसिस पॉइंट्स एक रेट हाइक हो जाएगा वहां पे, लेकिन 2017 के बारे में फेड जो बोल रहा है वो देख के लग रहा है कि हमें जो पहले कुछ सालों में जो एक इमर्जिंग मार्केट में मोमेंटम देखे थे लूज मॉनेटरी पॉलिसी के चलते हुए कि यूएस में बहुत ज्यादा पैसा तैयार हो रहा है और वो पैसा आ रहा है इमर्जिंग मार्केट में और ये सारे मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है, वैसे माहौल 2017-18 में नहीं रहेगा, क्योंकि एक तो वहां पे इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा है और हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, तो बॉन्ड मार्केट से पैसे निकालने का ही आशंका होगा इंडिया से, क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल वाइड होते जाएगा यहाँ पे। दूसरा जो चीज अभी ग्लोबली हो रहा है अनिल, वो है सारे ग्लोबल फंड मैनेजर अभी एक चीज पे लगे हुए हैं, वो है दुनिया का जो दो सबसे बड़े मार्केट्स है यूएस और जापान, इसमें कितना पैसा लगाया जाए, क्योंकि इसमें से बहुत अच्छा रिटर्न्स आ रहे हैं। आप पूरा साल का भी आप एक एग्जाम्पल देख लें 2016 का, यूएस मार्केट ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है और पिछले 6 महीने में जापान मार्केट का अपने लोज से शायद कुछ 30% ऊपर भागा है निकेई। तो अगर इतने बड़े लार्ज कैप मार्केट जब ऊपर जा रहे हैं तो सबका ध्यान उस पे लगा हुआ है। जैसे आप मान लीजिए निफ्टी बहुत जोर से भाग रहा है, तब स्मॉल कैप मिड कैप पे कौन ध्यान देगा? जैसे इंडिया एक मिड कैप मार्केट ही तो ठहरा। तो अभी सबका ध्यान यूएस और जापान पे है और हम थोड़ा साइडलाइन में चले गए, तो मुझे लगता नहीं है मीडियम टर्म में हमें बहुत ज्यादा एफआई इनफ्लोज की उम्मीद रखना चाहिए। तो सर, जिस तरह से यूएस में जेनेट येलेन जी ने कहा है कि 2017 में 3 हाइक्स अब उनको होती हुई नजर आ रही हैं, डॉलर इंडेक्स पर आपका क्या व्यू है? कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये 105 भी जा सकता है, वैसे ही 14 साल के हाईज पर है। क्या ये चिंता की बात हो सकती है और क्या इस इंडिकेटर पर सबकी नजरें होनी चाहिए? देखिए, ये तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन गया है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स एक डोनाल्ड ट्रंप का एक्शन का प्रॉक्सी बन चुका है। पूरा दुनिया उसको देख रहा है कि डॉलर स्ट्रांग होते जाएगा और यूएस मार्केट्स ऊपर जाएगा, यूएस में बॉन्ड डील्स ऊपर चलता जाएगा और यूएस ग्लोबल कैपिटल को पूरा सक इन कर लेगा अभी अगले कुछ महीनों में। यही ट्रेड चल रहा है। ये सरप्राइजिंग ट्रेड नहीं है और इसमें बहुत लोग घुसे हुए हैं। तो 102 तो हो ही गया डॉलर इंडेक्स, 105 क्यों अगले चलते हुए अगले कुछ महीनों में 110 भी हो सकता है, क्योंकि इसी में मोमेंटम है अभी। और अगर डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसीज मार्केट जो सोच रहा है वैसे ही आया कि बहुत बड़ा एक फिस्कल एक्सपेंशन हुआ, उसने बहुत बड़ा बजट में स्पेंड कर दिया, अगर ये सब होता है और काफी टैक्स कट्स आ जाता है तो डॉलर इंडेक्स यहां से और भी मजबूत हो सकता है। सिर्फ एक चीज पे ध्यान रखिए कि बीच में इसमें भी झटका आएगा, क्योंकि ये बहुत लोग घुसे हुए हैं ये ट्रेड में। आप 10 लोगों को पूछ लीजिए डॉलर कहां जा रहा है, 9 लोग 10 नहीं तो 9 लोग कहेंगे डॉलर यहां से ऊपर जा रहा है। जब इतना कंसेंसस बन जाता है कोई ट्रेड, तो बीच बीच में एक झटका आने का भी आशंका होता है। तो वन वे मूव शायद नहीं होगा, लेकिन अगले कुछ महीने में डॉलर का और ऊपर जाना की आशंका तो बिल्कुल है। मैं आशंका कह रहा हूं क्योंकि ये कभी इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा नहीं होता है, इमर्जिंग मार्केट स्टॉक्स और करेंसीज के लिए। तो रुपी मेरे ख्याल से मतलब काफी थोड़ा रिकवर करके 67 के आसपास तो आ गया है, लेकिन रुपी यहां से बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं करेगा और वापस 69-70 के पास फिर से जा सकते हैं अगले कुछ महीनों में, ऐसा मेरा मानना है। तो सर, इंडियन मार्केट्स जो एक बड़ी ट्रेडिंग रेंज में फंसे, नीचे 7,900 8,000 की रेंज में सपोर्ट मिल जाता है, ऊपर आते हैं तो 8,200 8,300 की रेंज में अटक जाते हैं। किस तरफ इस रेंज के बाहर निकलने के आसार ज्यादा है? देखिए अनिल, मार्केट अभी नेक्स्ट ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है। नेक्स्ट ट्रिगर 2 तरीके से आ सकता है। अभी तो फेड का मीटिंग हो गया, अभी जो बोलना था उन्होंने बोल दिया, ये इवेंट हट गया। मुझे लगता नहीं है यूएस मार्केट से बहुत बड़ा ट्रिगर अभी आएगा अगले कुछ 1 महीने में। नेक्स्ट 2 ट्रिगर जो मुझे दिख रहा है वो लोकल है। एक तो जब अर्निंग्स शुरू होगा जनवरी में, और एक के बाद एक आपको पता चलने लगेगा कि डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट कितना भयानक था, वो मार्केट को थोड़ा वॉलेटाइल कर सकता है फिर से। और जैसे ही जनवरी के एंड तक हम जाते रहेंगे अर्निंग्स के बीच में से, तब बढ़ते जाएगा बजट से उम्मीद। इस बार बजट बहुत बड़ा इवेंट है मेरे ख्याल से, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो एक तीर मार दी और उसमें तो बहुत लोगों का हाल बेहाल हो गया। अभी दूसरा तीर मारना होगा, तीसरा तीर मारना होगा गवर्नमेंट को, और वो ये डीमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट से हमें बचाना होगा। तो ये बजट में काफी उम्मीद होगा
और मेरे ख्याल से मार्केट इसको जैसे ही सेकेंड वीक जनवरी में आप पहुंच जाओगे, इस बार बजट थोड़ा जल्दी है, तो उसको थोड़ा प्राइस इन करेगा, उसको थोड़ा एक्सपेक्टेशंस में डाल लेगा। तो ये दो बहुत बड़ा इवेंट है मुझे सेकेंड हाफ जनवरी के लिए लग रहा है। एक तो अर्निंग्स इंपैक्ट डीमोनेटाइजेशन के बाद, और दूसरा होगा बजट एक्सपेक्टेशंस, और ये दो के संतुलन में निकलेगा कि ये रेंज किस तरफ टूटेगा, 1700 के 900 के नीचे या 8300 के ऊपर। अगले एक दो हफ्ते मेरे ख्याल से ब्रॉडली मार्केट रेंज बाउंड हो सकता है, क्योंकि इस साल का जो ट्रिगर्स और न्यूज फ्लो एक्शन था वो मेरे ख्याल से मोटा मोटा हो ही गया है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही सर। तो फिर ये बताइए, डिमोनेटाइजेशन से जो जोर का झटका लगा है, अब लोग कह रहे हैं कि बजट में एक बैंडेज लगाने की कोशिश कर सकती है सरकार, और हो सकता है कि कुछ बड़े लोक लुभावन फैसले करे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन से पहले। क्या आपको भी ये डर है, और आप बजट में कौन सी महत्वपूर्ण चीजों पर नजर बनाकर रखेंगे इस बार? देखिए, ये डीमोनेटाइजेशन के चलते हुए कंज्यूमर कंपनीज और कंजम्पशन रिलेटेड कंपनीज में बहुत बड़ा एक झटका आया है। आपको बजट पे देखना पड़ेगा कि सरकार जो हमारे बॉटम हाफ है इकोनॉमी का, जिनको बहुत तकलीफ पहुंचा हुआ है, जो वोट बैंक भी है और जिनको डीमोनेटाइजेशन से काफी तकलीफ हुआ है, गवर्नमेंट इसके लिए क्या करने वाला है। अगर इसके लिए काफी कुछ करता है तो मार्केट को यह लग सकता है कि कंजम्पशन स्टॉक्स जो इतने गिर चुके हैं, तो आप कुछ भी पकड़ लीजिए, वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से, पेंट से, सेरामिक से, कंज्यूमर ड्यूरेबल से, सारे स्टॉक्स जो गिर चुके हैं, टू व्हीलर्स, ट्रैक्टर, सब कुछ, क्या इसमें सुधार आ सकता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी जो बैंडेज आपके भाषा में जो लगा दिया, इससे वो इम्पैक्ट डीमोनेटाइजेशन को काफी कम हो जाएगा। दूसरी बात है, गवर्नमेंट जो कोशिश कर सकता है कि डीमोनेटाइजेशन के चलते हुए प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो रिकवरी हम देख रहे थे 2017 में, इसको काफी पीछे कर दिया। अभी कोई भी कंपनी करंट डिमांड कंडीशंस में जाके कैपिटल एक्सपेंशन नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट ये सोच सकता है कि अगर प्राइवेट कंपनीज नहीं करेगा, हमारे जीडीपी को सुधारने के लिए मुझे ही करना पड़ेगा ये कैपेक्स का काम। और अगर बजट में इसमें काफी पॉलिसीज आते हैं तो गवर्नमेंट रिलेटेड कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में भी आप सुधार देख सकते हो। तो ये दो क्लस्टर जो है, कंजम्पशन प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें रिकवरी के उम्मीद बिल्कुल होगा मार्केट को ये बजट से। और आप जनवरी में देख सकते हो कि इसमें थोड़ा सा बजट से पहले बाइंग हो सकता है, लेकिन इसके सामने और मुकाबले होगा कंजम्पशन कंपनीज का नतीजे, जो मेरे ख्याल से जनवरी के काफी खराब होगा। लेकिन ये भी सुनना पड़ेगा कंपनी से कि वो सोचते हैं कि जैन फेब मार्च का जो क्वार्टर है वो भी खराब होगा, कि वर्स्ट इम्पैक्ट एक्चुअली अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हो चुका है और ऑलरेडी जनवरी में पहली साइंस ऑफ सुधार उनको दिखने लगे हैं। तो वो कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा जनवरी में सुनने के लिए। तो अगले 4 से 6 हफ्ते काफी अहम है ये मार्केट के लिए। कुछ देर तक ये रेंज में रह सकता है, लेकिन ये रेंज मेरे ख्याल से जनवरी में टिकेगा नहीं, एक साइड में तो टूट ही जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और बाजार पर अपना डायरेक्शन हमारे दर्शकों को देने के लिए। बाजार में इस बीच 65 अंक ऊपर है सेंसेक्स पर, 20 अंक ऊपर निफ्टी पर 8,200 पर टिकते वक्त एक छोटे से ब्रेक का जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देखिए, अच्छी रिकवरी निश्चित स्तरों से देखने को मिल रही है, और अगर आपको बाजार की तेजी समझनी है तो फिर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए। एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 बढ़ने वाले शेयर हैं, और जहां खुला वहां से रिकवर कर गया बाजार। इतना बड़ा झटका जो फेड से मिला, जिसके चलते सारे एशियाई बाजार देखिए आपको लाल निशान में दिखेंगे, लेकिन भारतीय बाजार ऐसा है जो आउट परफॉर्मेंस इस समय दिखा रहा है। 0.5% ऊपर मिड कैप शेयर और मिड कैप स्टॉक्स ने सबसे अच्छा प्रदर्शन सबसे पहले दिखाना शुरू किया। कई सारे छोटे छोटी कंपनियां हैं, चावल से जुड़ी हुई कंपनियां देखिए सेकेंड डे अच्छी बाइंग यहां देखने को मिल रही है। कोहिनूर फूड्स जैसे स्टॉक्स 5% ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, और मंदाना इंडस्ट्रीज, मंदाना रिटेल, यहां पर तेजी देखने को मिल रही है। SCI ये एक और ऐसा स्टॉक है जो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। तो पोर्ट्स और शिपिंग कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, कैबिनेट के उस फैसले के बाद जो कल उन्होंने लिया पोर्ट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए। कुछ दिनों पहले प्रकाश दीवान हमारे एक्सपर्ट थे, वो कह रहे थे कि SCI बेहतरीन कंपनी है, और हमने एक शो किया था जिसमें एक बताया था कि
कच्चे तेल में अगर और बढ़त देखने को मिलती है तो कौन से सेक्टर्स को होगा फायदा, उसमें उन्होंने शेयर को पिक किया था। बिल्कुल, तो इंटरेस्टिंग है नतीजे। ये स्टॉक शिपिंग कॉर्पोरेशन वाला स्टॉक जो है ये इस खबर के दम पर बड़ी तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। कुछ और एक्शन वाले स्टॉक्स आपके सामने रख दूं जहां पर आज बढ़िया एक्शन होता हुआ दिखा। नेल्को कमजोर नतीजे के बाद 5% नीचे, एमबीएल इंफ्रा 5% नीचे, लक्ष्मी एनर्जी नंबर्स तो ठीक रहे लेकिन उसके बावजूद स्टॉक गिरा है ये 1.5% नीचे। और मजबूत क्या है, नेक्टर लाइफ 6% ऊपर है, गीतांजलि जेम्स 6% ऊपर है। ये दो स्टॉक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बाकी एक्शन वाले स्टॉक्स में हाल ही की लिस्टिंग में शीला फोम 2% नीचे 940 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और मजबूती के लिए आज से देखें तो मानधना इंडस्ट्रीज 14-15% मजबूत है। एसआर शिपिंग वाले ये तमाम स्टॉक्स मजबूत है, 10% ऊपर है। और गीतांजलि जेम्स 6% मजबूत है। ये तो शिल्पा मेडिकेयर आज ये स्टॉक भागा है, 5% ऊपर दिख रहा है। मैं कुछ टॉप गेनर्स की लिस्ट देख रहा था तो उसमें भागने में ये आगे नजर आ रहा है। अच्छी तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है, तो एक बढ़िया एक्शन यहाँ पर हो रहा है। रैमको सिस्टम्स ये स्टॉक देखिए 5% की बड़ी तेजी यहां पर भी होती दिखी। रैमको सिस्टम में भी बड़ा एक्शन होता हुआ दिखा है। दरअसल बैंक निफ्टी में एक अच्छी सुधार देखने को मिल रहा है और अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स के भीतर जाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पीएसयू बैंक्स में ज्यादा अच्छी तेजी है। पीएसयू बैंक इंडेक्स देखिए 1% मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ आज आपको नजर आएगा। तो काफी सारे छोटे छोटे बैंक्स हैं जो अच्छा प्रदर्शन आज के दिन आपको दिखा रहे हैं। तो बैंक्स और आईटी, ऑटो ये 3 सेक्टर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाले। और फार्मा जो आपसे कह रहे थे अमेरिका वाला जो दिक्कत है वो साफ तौर पर एक हैंगओवर का काम कर रही है। फार्मा और एफएमसीजी आज कमजोर है। बिल्कुल। चलिए, तो ये है आज के शुरुआती कारोबार का रुझान और बाजार में अच्छे खासे उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होकर अब 8,200 पर लौटता हुआ निफ्टी। पहला सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। ब्रेक के बाद होगी नजर साफ तौर पर कमोडिटीज पर, और कमोडिटीज में सोने में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, अब क्या हो आपकी रणनीति, ये सब बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।